हेलो। हेलो, क्लियर है ऑडियो? गुड इवनिंग चंदन। ऑडियो क्लियर है, बताइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम्म। ऑडियो वीडियो बताइए, क्लियर है? क्लियर है, ऑल क्लियर। गुड इवनिंग रजनीश, अंशु, मयंक, गुड इवनिंग। प्रियांशु, गुड इवनिंग। ओके, ऑल क्लियर। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। कोई इशू? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये हमारा इंट्रोडक्शन है, आप देख पा रहे होंगे। मेरा नाम कॉलेज कुमार है और गेट 2024 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 104 थी। और करंटली मैं आईआईटी बीएचयू में 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ। बीटेक प्लस इंटीग्रेट एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स में 5 ईयर के कोर्स में मैं 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। और मैं आपका मैथमेटिक्स का क्लास लेने वाला हूं जो कि आज से शुरू होने वाला है। और अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 महीने तक ये क्लास चलेगा। मतलब आप मान लो कि अप्रैल कंप्लीट, मई, जून एंड अप टू 15th ऑफ जुलाई तक आपका मैथमेटिक्स का क्लास चलेगा। मैथमेटिक्स जो कंप्लीट होगा वो होगा अप टू 15th ऑफ जुलाई तक टेंटेटिवली। ठीक है। और मैं मैथमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक सवाल पूछूंगा कि आप लोगों ने कितने स्टूडेंट्स ने आप लोग में कितने स्टूडेंट्स ने सीरीज ऑफ बेसिक कंसेप्ट के मैथमेटिक्स वाला पार्ट को कवर किया है? तो जल्दी से आप लोग बताइए, या फिर मैं एक पोल क्रिएट कर देता हूं। यस नो। जो कवर किया वो लिखेंगे यस पे करेंगे, जो नहीं कवर किया वो लिखेंगे करेंगे नो पे। और एक ऐसा भी ऑप्शन देंगे कि नॉट नीडेड, जिनको लगता है कि मुझे जरूरत नहीं था। नॉट नीडेड। ठीक है। और इसको हम टाइम देते हैं 30 सेकंड का। तो आप लोग हैव यू लेक्चर ऑफ तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए इसका कि सीरीज ऑफ बेसिक कंसेप्ट में कितने लोगों ने। यार ये 4 ऑप्शन। हाँ ठीक है, जल्दी से आप लोग पोल कर दीजिए इस पे। जो सीरीज ऑफ बेसिक कंसेप्ट माइनिंग पाठशाला का था, जो यूट्यूब पे भी आया है और ऐप पे भी आया है, उसका मैथमेटिक्स वाला पार्ट आप लोगों ने कवर किया है या नहीं? तो 3 ऑप्शन है, यस, नो और नॉट नीडेड। जल्दी से आप लोग इसको वोट कर दीजिए। ओके, तो 50% लोगों ने कवर किया है जो क्लास ज्वाइन किए हैं, और 50% ने कवर नहीं किया है। तो जो नहीं कवर किया है वो किसी ने भी नॉट नीडेड में वोट नहीं किया है। इट मींस दैट कि उनको इसकी जरूरत है, उनको बेसिक्स में दिक्कत है, इसलिए वो नो किए हैं, नॉट नीडेड नहीं किए हैं। तो अगर आपको अभी से भी समय मिले तो आप सीरीज ऑफ बेसिक कंसेप्ट को कवर कर लीजिए, जो कि ऐप पे भी अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी, और उसका डीपीपी भी अवेलेबल है। ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम सिलेबस का ओवरव्यू देखेंगे। जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, गेट के द्वारा जो सिलेबस है ऑफिशियल 2025 का, वही सिलेबस हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है सिलेबस। सिलेबस में
सिलेबस में हमें ये सारी चीजें पढ़ना है। इसमें कई चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आज तक माइनिंग गेट में उस पर एक भी सवाल नहीं आया। कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसपे रेगुलर सवाल आते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके बात करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा से। तो लीनियर अलजेब्रा जो है उसका कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लीनियर अलजेब्रा में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, जैसे ये हो गया मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ऑल्टरनेट ईयर पे इस पे एक सवाल आता है। गेट 2024 में अस्क्यू मैट्रिक्स का सवाल इस पे आया था कि उसमें पकड़ना था, पहचानना था कि कौन सा इसमें अस्क्यू मैट्रिक्स है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इनवर्स एंड रैंक का जो क्वेश्चन होता है, रैंक का क्वेश्चन ऑल्टरनेट ईयर में आता है। गेट 2025 में भी एक क्वेश्चन इस पे आया है रैंक पे। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस पे सवाल आता है लेकिन ऑल्टरनेट ईयर नहीं आता है, 2-3 साल में एक आध सवाल आता है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स और साथ में कैली हैमिल्टन थ्योरम। गेट 2025 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था आइगन वैल्यू पे, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर पे, जो कि कैली हैमिल्टन थ्योरम से भी जुड़ा हुआ था। इसलिए क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ था और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है वही होता है आइगन वैल्यूज। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहां से पढ़ते हैं? कैली हैमिल्टन थ्योरम में ही हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ते हैं। तो जो लीनियर अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसपे आपको कम फोकस करना है कि सर ये तो नहीं आता है। इसमें सारे टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा? ओके, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, तुरंत दिखाई देगा। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है राजू? दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? थोड़ा सा बस सिलेबस वाले पार्ट में ये जो कैमरा किए हैं इस तरीके से किए हैं, अभी तुरंत हम उसको ब्राइटनेस बढ़ा देंगे। बस ये सिलेबस दिखाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, कमेंट करिए क्लियर है? हाँ, जूम कर दिया, ब्राइटनेस बढ़ा दूं क्या फिर से? ओके, हाँ सही है, अब सही है। ओके, तो चलिए ठीक है। तो इस पे बात कर रहे थे कि लीनियर अलजेब्रा का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको कि आप स्किप कर सकते हो। सारे टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है लीनियर अलजेब्रा में, क्योंकि हर एक सवाल पे अलग अलग टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। जैसे इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो रैंक वाला और आइगन वैल्यू का जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारे टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ऑल्टरनेट ईयर पे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हो गया लीनियर अलजेब्रा की बात। अब बात करेंगे कैलकुलस में। तो कैलकुलस ऐसे जो ग्रेजुएशन में कैलकुलस पढ़ना है वो काफी सारा चीजें पढ़ना है उसमें, लेकिन जो माइनिंग के गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने 11th-12th में भी जो बेसिक कैलकुलस आपने कवर किया है 11th-12th का, तो आप माइनिंग गेट के क्वेश्चंस को इजीली कर लोगे। ठीक है, तो अगर कैलकुलस की बात करें तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट से तो सवाल इस बार भी आया था। ठीक है, तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, इस पे ऑल्टरनेट ईयर पे सवाल आते रहता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्शियल डेरिवेटिव पे सवाल नहीं आता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्शियल डेरिवेटिव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मीन वैल्यू थ्योरम पे सवाल उतना रेगुलर नहीं आता है, बट इजी है तो आप उसको कवर कर सकते हो। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में एल हॉस्पिटल रूल वगैरह, लिमिट में ये सारे पढ़ने हैं। इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी, 0/0 फॉर्म, तो इस तरीके के जो भी फॉर्म्स हैं वो सब भी इजी है। और एल हॉस्पिटल पे भी तो सवाल आता ही है, मतलब एल हॉस्पिटल पे एग्जैक्टली नहीं आता है, वो आपसे लिमिट निकालने को बोलेगा और उसमें एल हॉस्पिटल रूल आपको लगाना होगा। ठीक है, ओके ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं, एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं रेड कलर से अंडरलाइन करूंगा। तो
ये सारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडिटरमिनेट फॉर्म, जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है और एल हॉस्पिटल रूल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप स्टार मार्क कर लो। इस तरीके से इसका क्वेश्चन आएगा, आप उसके क्वेश्चंस को मैथमेटिक्स में नहीं पाओगे। आप ऐसा नहीं कहोगे कि ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, वो कोर के क्वेश्चंस में भी मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट पे हर साल एक सवाल तो आता ही है, मिनिमम एक सवाल तो आता ही है मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट पे। तो मैक्सिमा और मिनिमा जो हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे तो आपको अच्छे से फोकस करना है। और सीरीज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भी हमने इसको पढ़ा रखा है, तो आप वहां से भी जाकर के बेसिक्स का, मैक्सिमा और मिनिमा का बेसिक्स कवर कर सकते हैं। बाकी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह जो भी होता है वो सारी चीजें हम कवर करेंगे इसी में। फिर आया टेलर्स थ्योरम। माइनिंग गेट में अभी तक 3 से 4 सवाल टेलर्स थ्योरम के ऊपर पूछे जा चुके हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी है कि अगले साल इस पे सवाल आ सकता है। तो टेलर्स थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस सीरीज, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस एंड फोरियर सीरीज। टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस और फोरियर सीरीज जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फोरियर सीरीज पे अभी तक मात्र एक सवाल पूछा गया है गेट 2022 में। फोरियर सीरीज पे मात्र एक सवाल पूछा गया है गेट 2022 में, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हमें जितना माइनिंग गेट में जरूरत है, जितना चाहिए, जितना नॉलेज चाहिए, वो हम आपको बता देंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है और कितना पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस लगाने हैं। तो फोरियर सीरीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक सवाल अभी तक आया है। टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस पे भी एक ही सवाल आया है। और ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज है, इस पे बेसिक सवाल आते हैं। इसमें मैं आपको एपीजीपी बताऊंगा और साथ में बताऊंगा जीपी का जो कन्वर्जेंस होता है ना, इनफिनाइट जीपी का जो सम होता है, उसका पूछा जाता है कि वो कन्वर्जिंग है या फिर डाइवर्जिंग है, कन्वर्ज कर रहा है सीरीज की, नहीं कन्वर्ज कर रहा है। तो ये चीजें भी इसमें पढ़ना है, बट इस पे सवाल नहीं आया है। जनरली सवाल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे ही रहता है। तो टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फोरियर सीरीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फोरियर सीरीज एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो इसको भी हम कवर करेंगे। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है इंडिटरमिनेट फॉर्म्स में एंड एल हॉस्पिटल रूल, मैक्सिमा, मिनिमा, टेलर्स थ्योरम। ये कैलकुलस वाले पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू होगा तो जरूर कमेंट करिए। चलिए ठीक है, अगला है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस पे भी रेगुलर सवाल आता है। इसका जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, और इसी के अंडर आता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। गेट 2024 में क्वेश्चन 2025 में आया है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जो चैलेंज भी हुआ था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये जो 3 टॉपिक हैं इसमें वेक्टर कैलकुलस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वेक्टर में तो इजी सवाल आते हैं। ऐसे ये जो टॉपिक दिया हुआ है ना, इसके इजी सवाल कैसे आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पूछ करके आपको ट्रायंगल का एरिया पूछ लिया जाएगा। समझ रहे हो, एक ट्रायंगल दे देगा, दो उसका साइड का वेक्टर फॉर्म में दे देगा और बोल देगा कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस तरीके से पूछेगा। पैरेललोपैप्ड का आपसे एरिया वॉल्यूम पूछ दिया जाएगा। तो ये तरीका हो गया। वेक्टर कैलकुलस का जो सवाल होता है वो इस तरीके का रहेगा। ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। इसके अंदर आएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और साथ में बेसिक्स ऑफ वेक्टर, जो आपने 11 12 में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है वेक्टर ना, उस तरीके का क्रॉस प्रोडक्ट पे, डॉट प्रोडक्ट पे सवाल आपको आएंगे। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसपे अभी तक सवाल नहीं आया है, वो है लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे सवाल नहीं आया है। सवाल आता है दूसरे ब्रांचेज में, इस पे सवाल आते हैं रेगुलर बेसिस पे। माइनिंग गेट में सवाल इस पे नहीं आता है। स्टोक्स थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम, ये तीनों का बेसिक आपको पता होना चाहिए। बट इस पे माइनिंग गेट में सवाल अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो इसमें जितना जरूरत होगा वो मैं आपको बता दूंगा, तो चिंता की बात नहीं है। कि ऐसे डायरेक्टली आपको स्किप नहीं करना है कि अभी तक सवाल नहीं आया तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना है। बेसिक्स तो एटलीस्ट जो भी इसमें है
सबका आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर कैलकुलस, इंपॉर्टेंट ये 3 हो गया, ये सभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। ओके, कोई इशू है बताइए। ओके चलिए ठीक है। अगला है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंपॉर्टेंट है, लीनियर एंड नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी मैं वही बात कहूंगा कि सवाल इस तरीके के रहते हैं कि अगर आप 11th-12th में बेसिक पढ़े हो तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये कॉचीज और यूलर्स वाला जो इक्वेशन है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं रेड मार्क से करता हूं, जो इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है। और ये सारा जो चीज है हायर ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और ये जो है कॉचीज एंड यूलर्स इक्वेशंस, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, लीनियर एंड नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पे। तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार भी एक ग्रेड में वाला क्वेश्चन जो आया था उसमें स्टैंडर्ड एरर पूछा गया था, तो वो इसी डिस्पर्सन का ही पार्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा स्टैंडर्ड एरर, वेरिएंस, डिस्पर्सन वगैरह पूछा जाता है तो वो इसके अंडर ही आता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, इसी में पढ़ना है, स्टैंडर्ड एरर, वेरिएशन, जो भी है इंटरक्वार्टाइल रेंज वगैरह, ये सारी चीज इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। टेस्टिंग का एक सवाल आया था 2021 में टी टेस्ट पे, तो ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट इस पे कभी कभी सवाल आ जाता है, तो इसको भी कवर करना होगा। जितने तरीके का टेस्ट है वो सब भी हम पढ़ेंगे। ये फिर उसके बाद जो आता है ये बाइनोमियल, पॉइजन्स, एक्सपोनेंशियल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल, पॉइजन्स, एक्सपोनेंशियल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके सवाल रेगुलर बेसिस पे प्रोबेबिलिटी से आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन एंड रेगुलेशन, इस पे डायरेक्ट फार्मूला पे सवाल आते हैं बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोरिलेशन का जो फार्मूला होता है वो डायरेक्ट आप चिपकाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब पढ़ते हैं लास्ट चैप्टर की ओर। लास्ट चैप्टर क्या है, न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गेट 2024 में 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया था, सिम्पसन और बाइसेक्शन, दोनों से इसमें क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कवर सारी सभी चीजें करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको रेड से कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको ब्लैक से। इंटरपोलेशन वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना सिम्पसन एंड ट्रापेजॉइडल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलो इसमें और क्या आता है, जो ये इसमें एक और आता है न्यूटन राफ्सन। न्यूटन राफ्सन का जो मेथड है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन, न्यूटन राफ्सन। 24 में तो बाइसेक्शन पे भी सवाल आया था, बाइसेक्शन, तो ये सारी चीजें पढ़ना है। बाकी जो रुंजा-कोटा मेथड है, गॉस सीडल है, जैकोबी है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 23 में ऐसे जैकोबी पे एक सवाल मैट्रिक्स में पूछा गया था। तो ये हो गया न्यूमेरिकल मेथड्स। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन, न्यूटन राफ्सन, बाइसेक्शन, ये 4 तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई न्यूमेरिकल मेथड्स की बात। हमने पूरा सिलेबस का ओवरव्यू आपको दे दिया कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिस पे फोकस नहीं करना है। 2 चीज समझो, इंपॉर्टेंट टॉपिक और कम इंपॉर्टेंट टॉपिक। कम इंपॉर्टेंट टॉपिक तो कोई है ही नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं अगर अच्छा मार्क्स मैथ्स में स्कोर करना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आपको इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा सोच के नहीं चलना है कि सर ये वाला तो नहीं पूछा जाता है तो मैं इसको देखूंगा ही नहीं, सर ये टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस का तो अभी तक एक भी सवाल ही नहीं आया है। एटलीस्ट उसका बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए कि टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। एक आध सवाल आया है उसको देख लीजिए, टॉपिक को एटलीस्ट ओवरव्यू आपके माइंड में रहना चाहिए,
तो ताकि कोई अगर इजी सवाल आए तो आपसे छूटेगा नहीं। जैसे फोरियर सीरीज है तो सबको बहुत टफ लगता है, लेकिन गेट 2022 में इस पे एक बहुत आसान सवाल आया था। अगर किसी को सिर्फ फोरियर सीरीज पता होगा कि सीरीज होता क्या है, उससे ही ये सवाल बन जाता और 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलिए, तो हमने ओवरव्यू देख लिया सिलेबस का। अब हम मार्क्स का मैट्रिक्स देखेंगे कि गेट में जो मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चंस आते हैं कितने मार्क्स के आते हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख रखा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और जो हमारा पढ़ाने का जो पैटर्न होगा चैप्टर वाइज वो कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले स्टार्ट होगा लीनियर अलजेब्रा से, उसके बाद हम कवर करेंगे कैलकुलस, जिसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, फोरियर सीरीज, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, सीक्वेंस सीरीज, जो भी सारी चीजें और पिछले पेज पे हमने देखा है वो सभी चीज इसमें कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे वेक्टर कैलकुलस। क्या था? ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, और वो जो भी है क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, सभी चीजें वेक्टर कैलकुलस में हम कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद है इसी में क्या था, स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, ये भी हम कवर करेंगे वेक्टर कैलकुलस में। उसके बाद कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस, और लास्ट में कवर करेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स। अब बात करते हैं कि ये सारे टॉपिक से कितने कितने सवाल आते हैं ऑन एवरेज, और कितने मार्क्स के वो होते हैं। तो अगर इसको देखें तो इसके जो सवाल आते हैं वो आते हैं कुछ लीनियर अलजेब्रा से। आपको सवाल जो आएगा वो आएगा 1 से 2 सवाल। कितने सवाल आएंगे? 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, और उसके जो मार्क्स होंगे, इक्विवेलेंट मार्क्स कुछ होंगे 2 to 3 मार्क्स। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर अलजेब्रा में। इसमें जनरली सवाल कहां से आते हैं? रैंक से आते हैं, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर से आते हैं, कभी कभी मैट्रिक्स से भी सवाल आता है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स से। उसके बाद देखेंगे कैलकुलस। कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस दो पार्ट है कैलकुलस का, कैलकुलस अलग है, वेक्टर कैलकुलस अलग है। तो कैलकुलस से आप मान के चलो कि 2 से 3 सवाल, ठीक है, 2 to 3 क्वेश्चंस, और इसके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 3 to 4, ऐसे हो गया। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस में आपका 1 से 2 सवाल, एक ही सवाल आता है, 2 सवाल तो नहीं आता वेक्टर कैलकुलस से, एक ही सवाल आता है। ठीक है, 1 क्वेश्चन आएंगे वेक्टर कैलकुलस से, और इसके जो मार्क्स होंगे ये तो 1 मार्क्स होगा या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 1 रहे या 2 रहे, लेकिन इसके मार्क्स 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, 1 या 2 क्वेश्चन, और ये इसके मार्क्स होंगे 2 मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन से देखेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहां भी आएंगे, 2 to 3 मार्क्स कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन इसके भी होंगे। न्यूमेरिकल मेथड से क्या होता है, कभी कभी तो ब्लैंक जाता है, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको ऑन एवरेज हम मान के चलते हैं कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑन एवरेज मान रहे हैं हम। ठीक है, 24 में तो ऐसे इस पे 2 सवाल आया था, बाइसेक्शन और सिम्पसन दोनों, तो 3 मार्क्स का सवाल आया था 24 में, और 25 में सवाल इस पे नहीं आया था, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप देखोगे तो अगर देखो 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 2 8, तो 8 सवाल लगभग अप्रोक्सीमेटली 8 सवाल मैथमेटिक्स के होते हैं, और जो मार्क्स होता है वो होता है 3 3 6 6 1 7 7 2 9 9 2 11 1 12। अगर ये मैक्सिमम वाला देख लें इस तरीके से तो 12 से 14 मार्क्स के सवाल होते हैं। ठीक है, 12 से 14 मार्क्स के सवाल होते हैं। क्वेश्चंस कितने होते हैं? 7 से 9। आप सोचोगे कि 7 से 9 कैसे बता रहे हैं? 7 से 9 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट अगर कोर के क्वेश्चंस में यूज होते हैं तो उसको बोलते हैं वो कि ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। कुछ लोग उसको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं मानते, जैसा कि 24 में एक बेस थ्योरम पे सवाल आया था, तो उसमें माइंस वाइंस का यूज हो रहा था कि यहाँ से प्रोडक्शन होता है, ग्रेड ए का जो कोल है उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, तो बी की प्रोबेबिलिटी ये है, तो इस तरीके का सवाल था। तो उसको कई लोग मैथमेटिक्स में मानते हैं, कई लोग कोर में मानते हैं। तो इस तरीके से 7 से 9 सवाल यानी ऑन एवरेज 8 सवाल आते हैं। ठीक है, तो 8 सवाल और अप्रोक्सीमेटली
13 मार्क्स के क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आते हैं और मार्क्स का जो चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है। ठीक है, यहां तक कोई इशू है? ओके, क्या है इशू? एक सेकेंड, मैं सबका कमेंट देख लेता हूँ। स्क्रीन छोटा कीजिए। ओके 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 ओके, मुझे तो पूरा दिख रहा था ना। ठीक है, अब देखिए कुछ डाउट हो तो बताइए। ओके, फुल स्क्रीन कैलकुलस में सर एक लिमिट और एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, बताया तो मैं। गुड इवनिंग सर। ओके ठीक है। नहीं नहीं, मार्क्स मैथमेटिक्स का जो मार्क्स होता है ना, 12 से 14 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं। चाहे तो 12 मार्क्स के हों, 13 मार्क्स के हों, या फिर 14 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 15-16 नहीं आते। तो ये हो गया, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए ओके, ऑल क्लियर। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लीनियर अलजेब्रा, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे, हाँ, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जो बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वो पढ़ेंगे, एडिशन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इससे तो सवाल आता ही है, बताइए मैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम फॉर्म इक्वेशंस पे भी 3-4 साल में एक आध सवाल तो आता है। और लास्ट में पढ़ेंगे आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स एंड कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो ये है सीक्वेंस पढ़ाई का। सबसे पहले हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स से शुरू करेंगे। ठीक है, कोई इशू? चलिए ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कहां से? मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो आप सब लोग हेडिंग डाल लीजिए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ठीक है। इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है मैट्रिक्स का? देखिए, आपको एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं रटना है। इंग्लिश के 5-7 हार्ड वर्ड्स आप रट लोगे तो उससे आपका कुछ भलाई नहीं होने वाला। आपको समझना है कि एग्जैक्टली मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है क्या है? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर rectangular array of numbers symbols expressions etc. Matrix is a rectangular array of numbers, symbols, expression etc. arranged in the form of rows and columns. Matrix is a rectangular array of numbers, symbols, expression etc. arranged in the form of rows and columns. ठीक है, राइटिंग वाइटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है? राइटिंग वाइटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है? विजुअल में कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए। अगर कोई दिक्कत है विजुअल में तो बताइए। ओके चलिए ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का बेसिक डेफिनेशन है। डेफिनेशन आपको नहीं रटना है, डेफिनेशन रटने का कोई मतलब नहीं है। आपको समझना है कि मैट्रिक्स आखिरकार होता क्या है। जैसे कि अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक मैट्रिक्स को। यहाँ पे सपोज कर लो मैट्रिक्स ये है, ठीक है। तो ये जो सबसे पहला एलिमेंट लिखेंगे, सब बताएंगे क्या क्या लिख रहे हैं। अभी मैं लिख देता हूं, ये 1 1, ये 1 2, ये एक सेकेंड,
A13 A1N A1N, ठीक है। पहला सबस्क्रिप्ट क्या है, 1 1 1 1 1 सबका। दूसरा सबस्क्रिप्ट जो है वो 1 से लेकर के n तक जा रहा है, ठीक है। अब इधर की ओर बढ़ेंगे, क्या है A21 A22 अप टू A2N, ठीक है। उसी तरीके से नीचे बढ़ेंगे फिर, तो लास्ट वाला जो हमारा आएगा, मान लेते हैं कि ये और ये नीचे तक जाता है M तक, AMN, ठीक है। और ये हो जाएगा सॉरी एक सेकेंड, AM1, दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा AM2, और ये जाएगा AMN तक, ठीक है। ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है, ये ऐसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें हम बताएंगे कि ये 1 1 क्या है, 1 2 क्या है, 1 3 क्या है, फिर इस तरीके से M क्या है, N क्या है, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। तो इसमें अब हम बताएंगे कि यहां पे क्या लिखा हुआ, डेफिनेशन में क्या हुआ है कि अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम का यहां पे फंडा है। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा, रोज और कॉलम में बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि रो इसको बोलते हैं या फिर रो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसका एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि इसके एलिमेंट्स का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए इसका कोई एक जनरल एलिमेंट होगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरीके, मान लीजिए किसी एक जनरल एलिमेंट को, तो A I J, अगर मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हो गया A I J। कोई भी एलिमेंट को अगर आप बोलना चाहें तो ये सबस्क्रिप्ट यहां से उठाइए और डालिए, तो फिर वो एलिमेंट आपका फिक्स हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन अगर इसमें लिखना होता तो कैसे लिखते, ए, अभी बताएंगे कि I J क्या है, 1 2 3 क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है। A I J यहां पे ऐसे M×N। कोई इशू है यहां पे, कोई दिक्कत है यहां तक रिप्रेजेंटेशन में? अब बताएंगे हम कि I J क्या है, 1 2 3 कैसे यहां पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये जो रो है ना, यहां पे मैट्रिक्स जब हम पढ़ते हैं तो रो जो हमें हमेशा होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये रोज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको आप सिंपल यहां पे जो रोज है ना डेफिनेशन में, इसको आप लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है। और जो कॉलम्स है उसको लिख सकते हो वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। तो वर्टिकल कॉलम वाला कौन सा पार्ट हो गया, कॉलम वाला? कॉलम वाला हो गया ये वाला पार्ट, जो वर्टिकल्स, जो एलिमेंट्स की जो एंट्रीज है वर्टिकल्स इस तरीके से, ये कॉलम का पार्ट है, ठीक है। तो अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं, तो आप कमेंट करके बताओ कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं। अभी मैं आपको बता दिया कि हॉरिजॉन्टल जो हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइन है वो रोज को रिप्रेजेंट करती है, और जो वर्टिकल लाइन है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। तो आप बताओ इसमें कि कितने रोज कितने कॉलम्स हैं, बताओ जल्दी से। चलिए बताइए। ओके, अरे तो इसमें तो मैंने M N लिखा है ना, ये बीच बीच में डॉट डॉट दिया है, तो फिर आप 4 कैसे लिख रहे हो? अरे यहां पे जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो M है ना, ये जो कॉर्नर वाला एलिमेंट है वो MN है, उसका सबस्क्रिप्ट जो है वो MN है, 3 कॉलम्स। अब क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हो, इसमें 4 कैसे बोल रहे हो? ये तो मैं ड्रॉ किया हूं ना, यहाँ पे जो ऐसे डॉट 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 है इसका मतलब क्या है, अप टू M तक है। आप इस तरीके से इसको इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को क्यों काउंट कर रहे हो जो मैं ड्रॉ किया हूं? इसमें बहुत सारा लाइन तो मैं ड्रॉ ही नहीं किया हूं बीच में। नंबर ऑफ रो n, नंबर ऑफ रो n, और बताइए रो n कॉलम m, आगे बताइए नंबर ऑफ रोज m कॉलम n, रोज अभी तक, हाँ मयंक का सही है, और एक थे, कौन थे वो, रत्नेश, वो भी सही है। मैं बार बार कह रहा हूं
कि हॉरिजॉन्टल वाली जो एंट्रीज है वो रोज को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां से अगर आप देखो, आप सीरीज ऑफ बेसिक कंसेप्ट नहीं फॉलो कर रहे हो मतलब। हाँ, एक रो हो गया, तो यहां पे सब्सक्रिप्ट देखो, ये पहला रो है, दूसरा सब्सक्रिप्ट में आओगे तो क्या होगा, A11 है, दूसरा A21 है। तो ये जो पहला सब्सक्रिप्ट है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी वो भी बताएंगे कि पहला सब्सक्रिप्ट रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, उसका बताएंगे तरीका कैसे याद करना है। यहां तक जब पहुंचेंगे तो क्या है, AMN है। तो जो हॉरिजॉन्टल है पहला दूसरा अप टू M तक है। तो जो इसमें नंबर ऑफ रोज है वो है M, और जो कॉलम है वो है N। नंबर ऑफ कॉलम क्या है, वर्टिकल वाला 1 2 3 इस तरीके से डॉट 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 अप टू N तक गया है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो N है और रोज है जो M है। तो ध्यान से जो जो गलत किए हैं वो इसको देख लीजिए। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके देखिएगा रिकॉर्डिंग के बाद, कि जो रो होती है वो हॉरिजॉन्टल वाली एंट्रीज को डिनोट करती है। तो ये हॉरिजॉन्टल रो 1 2 अप टू M तक गया है, वर्टिकल वाली N तक गया है। अब इसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा एक, इस तरीके से कि आपको रोज और कॉलम में दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पेज बताते हैं। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, किसी भी एलिमेंट जो, अगर कोई एक मैट्रिक्स है A, मान लो कि M इंटू N का है, तो अगर आपसे यहां पे कोई पूछता है कि कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं, तो आप यहां पे फंडा याद कर लो आरसी का। आरसी समझते हो ना, गाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है आरसी, ठीक है। तो ये आरसी आपको याद होना चाहिए। पहला वाला जो होता है, अगर कोई बोले कि एक मैट्रिक्स है जिसका की ऑर्डर M इंटू N का ऑर्डर है, MN का ऑर्डर है या M इंटू N का ऑर्डर है, तो जो पहला जो लेटर होगा वो R जो दैट इज रो, C दैट इज कॉलम, इसलिए आरसी बोल रहे हैं। जो सब्सक्रिप्ट होता है किसी एलिमेंट का, अभी हमने पिछले पेज पे बताया है AIJ। यहां पे क्या है, पहला पहला क्या है, आई है। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए, आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है या कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे सिंपल, यहां पे फंडा समझ लो ना। यहां से अगर कोई मैट्रिक्स एम क्रॉस एन, M इंटू N का ऑर्डर है किसी मैट्रिक्स का, तो पहला वाला जो सब्सक्रिप्ट है इसको क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्ट बोलते हैं, आई सब्सक्रिप्ट जे सब्सक्रिप्ट। तो जो पहला वाला सब्सक्रिप्ट होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा वाला जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन के। अगर कुछ भी आपसे पूछा जाए कि मैट्रिक्स है, उसमें अगर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ, जैसे इस तरीके से दे दिया जाए, मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है 4 2 9 3 2 1, ये तो इजी हो जाएगा ना, फिर 3 इंटू 3 का होगा तो फिर दोनों तो 3 हो जाएगा, इसलिए 4 इंटू 3 का देंगे, ठीक है। 3 2 1 9 7 1 6 5 2। बताओ इसमें अब आप लोग बताओ, इसमें अब आप लोग बताओ कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये बता दो सही सही आप लोग। आई रो जे कॉलम, चलिए ठीक है, ठीक है। तो ये सबको क्लियर हो गया। चलिए अब सब सही आंसर आ रहा है। तो ये चीज समझ में आ गया कि इसको आप कहीं साइड में लिख लो। कैसे लिख लो, इसको लिख लो ऐसे, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। मैट्रिक्स का यही फंडा है, वर्टिकल कॉलम्स। इसको आप स्टार मार्क करके लिख लो, ठीक है। क्या अगर अब किसी भी मैट्रिक्स का आपसे रोज और कॉलम पूछा जाए, ऑर्डर पूछा जाए, तो आप इजीली नहीं बता दोगे।
बता दोगे या नहीं? ये कैमरा बार बार फोकस करता है क्या? बार बार बीच में ब्लर होता है क्या? अब इसकी ऑर्डर लिखने की बारी आएगी तो किस फॉर्म में लिखते हैं ऑर्डर? आरसी के फॉर्म में। तो अगर आपसे इसको ऑर्डर लिखा जाएगा तो आप लिख दोगे आर कितना है 4, ठीक है। तो रोज और कॉलम हमको लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। तो रोज कॉलम आपका क्लियर हो गया, इसको आप लिख लो। मैट्रिक्स में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। वो बचपन में जो प्रेयर में जो खड़ा होते थे ना, वो जैसे नहीं बोलता है फर्स्ट रो सेकंड रो, वो रो नहीं है, वो रो गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर वो वाला रो लाओगे। वो रो नहीं होता है, इसको ऐसे समझो। यहां पे देखो, एक आदमी यहां खड़ा है, उसके नीचे एक आदमी है, उसके नीचे एक आदमी है, ठीक है। इसी तरीके से एक और है। तो हम लोग के माइंडसेट में क्या होता है? एक सेकेंड, हम लोग का माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट होता है कि ये रो है, इसी तरीके से एक और है, अगर इसमें पूछा जाए तो आप बोल दोगे ना, आप क्या बोल देते हो? 3 रो था, पीपल खड़े हैं 3 रो में, जो कि बिल्कुल गलत है। आप क्या, हम लोग क्या पढ़े हैं जब प्रेयर में रहते थे स्कूल में, तो क्या बोलते थे? 1 रो, 2 रो, 3 रो। तो ये गलत है। अगर आप इस तरीके से रो को कर रहे हो, ये जो तीनों रेड वाला है वो हो गया कॉलम, और ये जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है ये हो गया आपका रो। तो रो और कॉलम में कंफ्यूजन हमें लगता है कि अब दूर हो गया होगा। इसमें कॉलम हो गया ब्लू वाला, सॉरी रो हो गया ब्लू वाला, ठीक है। कोई दिक्कत? अब तो रो और कॉलम में तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा ना? कैमरा ब्लर हो रहा है सर, आप स्क्रीन से हट रहे हैं तो कैमरा ब्लर हो जा रहा है। ओके चलिए ठीक है, अब सही है। कैमरा ब्लर क्यों हो रहा है? लाइटिंग की वजह से तो दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। तो रो और कॉलम में जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आप लोग इजीली बताओगे कि नहीं बताओगे? कमेंट करो एक बार कि रो और कॉलम का जो फंडा था वो क्लियर हो गया। रो और कॉलम में अब आप कभी गलती नहीं करोगे, कमेंट करो। क्या कमेंट भी नहीं हो रहा क्या? चलिए ठीक है। अब सोच रहे हो कि मैट्रिक्स ऐसे क्यों, क्या फायदा होता है ऐसे, इसको क्या मतलब, अगर आप इस तरीके से हम जैसे इसको लाइन में ऐसे दिखा रहे हैं, मैट्रिक्स का फायदा क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंटेशन में हेल्प हो जाता है डेटा को रिप्रेजेंट करने में, वो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ। क्लियर सर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ओके। तो अब इसको हम समझा दिया, इसको क्लियर कर देते हैं। इतना इंपॉर्टेंट अगर है तो रहने देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज। इसको क्लियर कर देते हैं, नहीं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पेज, ओके ठीक है। तो इस पेज पे आ गए। अब हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल कैसे देखेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स, कैसे हेल्पफुल हो जाता है डेटा को रिप्रेजेंट करना, कैसे हेल्पफुल हो जाता है मैट्रिक्स में, ठीक है। ब्राइटनेस वगैरह ज्यादा तो नहीं है? सही है, चलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पीपीटी आपको मिलेगा जो मैं लिख रहा हूं, और आप साथ में नोट्स बनाते चलो। मैं तो कहूंगा कि मैं ऐसे इसलिए लिखता हूं बोर्ड पे ताकि आपको भी लिखना इजी हो जाएगा। मैं अगर खुद से सारा पीपीटी अगर लिख करके लाऊंगा तो फिर आपको मुश्किल होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहो एक एक पेज का, और उसको लास्ट मोमेंट पे, एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे आपको वही काम आएगा। आप इस तरीके से यूट्यूब वगैरह का लेक्चर आपको फॉलो नहीं करना है, उस पर आपको अरेंज्ड वे में माइनिंग का जो सिलेबस है, माइनिंग का जो क्वेश्चंस का लेवल है, उस तरीके के वीडियोस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे।
तो मैं चाहता हूं कि आप रेगुलर क्लास अटेंड करो, इसके पीपीटी आपको मिलेंगे, हर एक लेक्चर्स के पीपीटी आपको मिलेंगे, और साथ में मैं चाहता हूं कि आप नोट्स खुद से बनाओ। खुद का नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कहीं पे वर्ड लिख रहे हो ना, तो जब आप रिवीजन करोगे या फिर बाद में आपको याद आएगा ना, तो आपको ऐसे याद आना चाहिए कि कॉपी के लेफ्ट कोने में ये चीज लिखा हुआ था, कॉपी के राइट बॉटम कॉर्नर में ऐसा कुछ लिखा हुआ था, ये चीज था, ये ऐसे एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए, चमक जाना चाहिए एक बार में। ठीक है, ऑटो फोकस ऑफ करें। चलिए ठीक है, आपका ज्ञान अगर काम कर जाएगा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑटो फोकस कहाँ मिलेगा ये तो पहले हमें पता चल जाए। मोड ब्राइट है, इसको कर देते हैं ऑटो। ठीक है, अब अगर कुछ दिक्कत होगा तो एक बार हमें बता दीजिएगा। ठीक है, नोट्स वाला बात क्लियर हुआ आपका कि नहीं हुआ? मैं चाहता हूं कि आप नोट्स रेगुलर यहां से बनाओ। पीपीटी के इंतजार में क्यों रहोगे? मैं जब सारा चीजें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, पीपीटी आपको मिलेगा नो डाउट, बट अगर आप खुद से लिखोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए ठीक है, तो मैं मैट्रिक्स का एक एग्जांपल से आपको समझा रहा था कि कैसे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे हेल्पफुल हो जाता है डेटा के रिप्रेजेंटेशन में। तो यहां पे अभी मैं लिख देता हूं, हम गेट 2025 के पेपर जो है उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से दिखा रहे हैं आप लोगों को कि कैसे वो हेल्पफुल हो जाएगा। देखिए अब यहां पे लिख रहा हूं मैं, कलर चेंज करो पहले, ए, यहां पे लिख रहा हूं मैं एम, यहां पे लिख रहा हूं सी। अब आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ए एम सी क्या है, अभी बताएंगे। यहां पे लिख रहा हूं मैं ई, यहां पे लिख रहा हूं मैं एम, यहां पे लिख रहा हूं टी। अब गेट 2025 के क्वेश्चंस को हम इसमें रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा रहे होंगे कि ईएमटी क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, डीजे देशमुख सर का जो बुक है उसको मत समझ लेना ईएमटी। ठीक है, तो यहां पे हम बताने वाले हैं कि ये जो है ये है आपका एप्टीट्यूड, ये जो है ये है एप्टीट्यूड। चलिए, एम जो है वो मैथमेटिक्स है, और सी जो है वो कोर के क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है? ए एम सी जो था वो क्लियर हो गया। तो ये जो है एप्टीट्यूड है, एम जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, और सी कोर के क्वेश्चन है। ई जो है यहां पे इजी है, ये इजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इजी, मॉडरेट और टफ। अब समझ में आपको आ गया कि इसमें हम क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम यहां से कलर चेंज कर देते हैं एक बार और सारे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट। एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस कितने होते हैं? गेट में 10 क्वेश्चंस होते हैं। 10 क्वेश्चन में गेट 2025 का अगर बात करें, गेट 2025 क्लियर कॉम्बिनेशन सही है ना, दिख रहा है ना? हाँ चलिए सही है। तो गेट 2025 की बात करें तो एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चंस हैं, तो मान के चलते हैं कि उसमें 6 क्वेश्चंस इजी थे, मान के नहीं चलते हैं, ऐसा था। 6 क्वेश्चंस इजी थे, 2 क्वेश्चन मॉडरेट, 2 क्वेश्चन टफ। चलिए ठीक है, इसी तरीके से मैथमेटिक्स में बात करें, मैथमेटिक्स में मान के चलते हैं कि 8 क्वेश्चन थे, तो 8 क्वेश्चन थे, तो इसमें से आप ऐसा कर लो कि 4 क्वेश्चन इजी, 3 क्वेश्चन मॉडरेट, 1 क्वेश्चन टफ। ठीक है, और इसी तरीके से अगर कोर की बात करें तो कितने क्वेश्चन हो गए? 65 क्वेश्चन होते हैं, 10 इधर हो गए, 8 इधर हो गए, 18 क्वेश्चन हो गए, 65 होते हैं, मतलब कोर के क्वेश्चन बच गए आपके पास 40, 65 माइनस 18 दैट इज 47। 47 क्वेश्चन में इजी वाले क्वेश्चंस जो थे, इजी आप मान लो कि 27 क्वेश्चंस इजी थे, मॉडरेट में आप मान लो कि 12 क्वेश्चन मॉडरेट थे और 8 क्वेश्चन टफ थे। ठीक है, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। गेट 2025 के, गेट 2025 के जो 65 क्वेश्चंस, 65 क्वेश्चंस को यहां पे हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो कि कैसे ये हेल्पफुल होता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चंस टफ थे, अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रख दिया और आपसे बोले कि मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चंस टफ थे, तो आप क्या इजीली बता पाओगे कि नहीं बताओगे? आप मुझे ये बता दो कि टोटल कितने क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे, आप कमेंट करके बताओ। टोटल कितने क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे, जल्दी से कमेंट करो।
टोटल कितने क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे? हाँ, ऑटो जो फोकस बंद करने के लिए बोलते हैं उनको थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा, थैंक यू बोलना चाहूंगा इसलिए क्योंकि वो सही हो गया शायद। 17 मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन 17। क्या ये रिप्रेजेंटेशन से फायदा है कि नहीं है? ठीक है, सही है। 17 मॉडरेट लेवल वाले जो क्वेश्चंस है वो कैसे देखोगे? मॉडरेट, इसके सामने जो भी है ये हो गया मॉडरेट। 70 क्या ये इजी रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है, हेल्पफुल है कि नहीं है? इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि कोर के कितने क्वेश्चंस थे जो टफ थे, तो कोर के जो टफ क्वेश्चंस थे वो 8 क्वेश्चंस थे। इसी तरीके से पूछा जाए कि टोटल पेपर में मैथमेटिक्स के टोटल क्वेश्चन कितने थे, पेपर में मैथमेटिक्स के टोटल क्वेश्चन कितने थे, आप इसको सम कर दोगे 4 3 7 1 8 क्वेश्चंस। तो अगर इसी डेटा को अगर ऐसे आपको एक चार्ट में लिख करके दिया जाए कि एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चंस, टफ 6 क्वेश्चन, मॉडरेट 2 क्वेश्चन, इजी 2 क्वेश्चन, सॉरी टफ तो उल्टा हो गया ना, यहाँ पे टफ में हो गया आपका 2 क्वेश्चन, मॉडरेट 2 क्वेश्चन, इजी 6 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको देखो, इसी तरीके से मैथ्स का लिखा रहे और इसी तरीके से कोर का लिखा रहे। अब आप यहां पे समझो कि अगर इस तरीके से लिख करके देगा तो ये रिप्रेजेंटेशन आपके लिए इजी होगा बताना, ये रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल टफ क्वेश्चन कितने थे, आप पहले एप्टीट्यूड में जाओगे, फिर टफ में जाओगे, फिर देखोगे 2 लिखा हुआ, उसी तरीके से फिर इसमें जाओगे, फिर इसमें टफ देखोगे, फिर इसमें देखोगे, तीनों ऐड करोगे। यहां पे आपसे पूछा जाए कितने टोटल टफ क्वेश्चन थे, आप टफ में जाओगे सीधा तीनों को ऐड कर दोगे। है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये है मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत इसीलिए हेल्पफुल होता है। कितना अच्छा सा डेटा है, पूरे 65 क्वेश्चंस को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए और आप इजीली बता सकते हो कि कितने क्वेश्चन टफ थे, इजी थे, कौन से सेक्शन में क्वेश्चन टफ थे, जैसे मैथमेटिक्स में टफ थे कितने क्वेश्चन, एप्टीट्यूड में कितने इजी क्वेश्चन थे, ये सारा चीजें आप इजिली बता सकते हो, इसलिए हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं। तो ये हो गया बेसिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन। अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखेंगे। क्या देखेंगे? नया सा आप लोग हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहां पे आप लोग हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जो बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, 8 से 10 टाइप के मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, ये मैट्रिक्स है या फिर यहां पे मैट्रिसेज है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ये मैट्रिक्स और मैट्रिसेज में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। मैट्रिक्स और मैट्रिसेज में कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं कंफ्यूज होना है? क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है मैट्रिसेस का, दिस इज प्लूरल एंड मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर। क्या है ये? सिंगुलर है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं पे मैट्रिक्स लिखते हैं कहीं पे मैट्रिसेस लिखते हैं। तो दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला जो देखेंगे वो देखेंगे हम रो मैट्रिक्स। आप सबसे पहले नंबर डालो 1, दैट इज रो मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले आप लिखो, क्या लिखो? रो मैट्रिक्स। इसको इरेज कर देता हूं मैं, इसको आप लोग लिख लीजिए, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस क्या है उसको मैं इसको हटा देता हूं। अच्छा, इसको रहने दो यार। मैट्रिक्स सिंगुलर है, ये मैट्रिसेस जो है वो प्लूरल है। तो रो मैट्रिक्स देखेंगे। रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? क्या समझते हो रो मैट्रिक्स के मतलब? बताओ तुम लोग कुछ। ऐसा मैट्रिक्स जो देखने में रो जैसा लगे। और रो कैसा होता है? रो होता है हॉरिजॉन्टल। ऐसा मैट्रिक्स जो दिखने में रो जैसा लगे और रो होता है हॉरिजॉन्टल। तो ऐसा डेफिनेशन में मत सोच लेना कि मैट्रिक्स विच लुक्स लाइक रो, ऐसा नहीं है। तो रो कैसा होता है? इसका डेफिनेशन जो है वो है मैट्रिक्स
हैविंग ओनली वन रो, ठीक है, हैविंग ओनली वन। अरे यार गलती क्यों हो जा रहा है वन का स्पेलिंग हमसे। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ठीक है, कोई दिक्कत? सिंगल रो, चलिए ठीक है, 1 × n सही है। रो मैट्रिक्स सेड टू बी ओनली सिंगल रो, ठीक है। तो अब इसको ऐसे लिख करके दिखाता हूं मैं आपको। क्या ये कलर कॉम्बिनेशन बड़ा दिक्कत है यार, कलर कैसे लेना। हाँ एक सेकेंड, सॉरी गलत कर दिया मैं शायद। नहीं, अब आप लोग को बताना है गलत किया या सही किया। 479, क्या ये एक रो मैट्रिक्स है, यस और नो? जल्दी से आप लोग बताओ, क्या ये एक रो मैट्रिक्स है या नहीं? यस नो? नहीं, ओके ओके ओके। यस राजू कुमार आप गलत कर दिए, चंदन कुमार गलत कर दिए। ये एक रो मैट्रिक्स नहीं है। आप बेसिक सीरीज को जरूर फॉलो करें। अगर जो इसको यस बोल रहे हैं कि ये एक रो मैट्रिक्स है तो उनका आंसर गलत है। उनको सीरीज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉलो करना चाहिए। लेक्चर को आप दोबारा देखिए, ठीक है। ये एक रो मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है? रो क्या होता था? हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल 1 रो, हॉरिजॉन्टल 2 रो, हॉरिजॉन्टल 3 रो। इसमें कितने रोज हैं? 3 रोज हैं, 3 रोज हैं। तो इसलिए ये रो मैट्रिक्स नहीं है। दिस इज नॉट ए रो मैट्रिक्स, नॉट ए रो मैट्रिक्स, ठीक है। ये एक रो मैट्रिक्स नहीं है। जो यस बोले हैं उनको मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है, घबराना नहीं है। कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए, लेक्चर को दोबारा देखिए नहीं समझ में आता है तो ये एक रो मैट्रिक्स नहीं है। चलिए ठीक है, तो अब रो मैट्रिक्स क्या है उसको हम एग्जांपल देखते हैं। रो मैट्रिक्स होता है कुछ ऐसा, 7 2 6 1। क्या एक रो मैट्रिक्स है? इसका ऑर्डर क्या है? चलिए मैं बता दिया रो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? ये एक रो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? जल्दी से लिखिए। जो रो मैट्रिक्स हमने लिखा है उसका ऑर्डर क्या है? रजनीश फिर गलती की आप, अंशु फिर गलत की, बताइए। चंदन बिल्कुल सही जवाब। इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है, ऑर्डर लिखने का तरीका क्या था? आरसी। ऑर्डर लिखने का तरीका क्या था इसमें? आरसी। तो आर क्या है इसका? नंबर ऑफ रो क्या है? हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो दैट इज 1। तो आर की जगह 1 लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। चलिए अब सी दैट इज कॉलम। कॉलम क्या होता था? वर्टिकल। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 दैट इज 4। इट मींस दैट इट्स ऑर्डर इज 1 × 4। ये इसका ऑर्डर है। आप 1 × 1 कैसे लिख देते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये इसका अब एक और ट्विस्ट आया, ये बताओ आप। क्वेश्चन डालो, ये एक क्वेश्चन था, ठीक है। यहां एक क्वेश्चन है आपका, क्या मैट्रिक्स ए जो यहां पे दिया हुआ है वो एक रो मैट्रिक्स है या नहीं? यहां पे जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है क्या वो रो मैट्रिक्स है या नहीं? यस और नो? यहां पे जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है क्या ये रो मैट्रिक्स है या नहीं? यस और नो? हम इसका ऑर्डर नहीं पूछ रहे हैं आपसे, मैं इसका पूछ रहा हूं कि या ये रो मैट्रिक्स है या नहीं।
क्या ये रो मैट्रिक्स है या नहीं? अरे क्या सिंगुलर सिंगलटन मैट्रिक्स, क्या क्या आप लोग पढ़ के आ गए हैं? कंफ्यूज हो गया सर। कंफ्यूज क्यों होना है? बेसिक डेफिनेशन पे जाइए। किसी भी चीज को अगर डिसाइड करना है, उसके बेसिक डेफिनेशन को पकड़िए। मैं फिर से कहता हूं, रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, अगर आप सिर्फ इस लाइन पे फोकस करोगे आप इजिली आंसर दे पाओगे, इसका भी और इसका भी। हिंट दे दिया मैं आपको, इस लाइन पे फोकस करना है, जो बेसिक डेफिनेशन उस पर फोकस कीजिए और जवाब दीजिए। तो कंफ्यूज होने के बाद कई लोग को समझ में आ गया है। शत्रुघ्न कंफ्यूज हो गए थे, फिर से आप सोचिए बेसिक डेफिनेशन पे। तो जो जिन्होंने भी अभी कमेंट किया है यस, तो उनका आंसर करेक्ट है, दिस इज ए रो मैट्रिक्स। अब ये रो मैट्रिक्स है तो मैंने ये तो नहीं कहा कि ये कॉलम मैट्रिक्स है कि नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स पे हमने तो अभी कमेंट ही नहीं किया है, कॉलम मैट्रिक्स तो अभी हमने आपको बताया ही नहीं है। तो ये जो है मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, वो एक रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन अभी आपको मैं क्या बोला कि डेफिनेशन पे जाइए। अब ध्यान से देखिए रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, सुनिएगा ध्यान से। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, इसमें कितने रो हैं? हॉरिजॉन्टल रो दैट इज वन, वर्टिकल कॉलम दैट इज वन। इसका जो ऑर्डर है 1 into 1 का है। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1 into 1 का है। तो ये डेफिनेशन पढ़िए फिर से, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल रो होगा वही रो मैट्रिक्स होगा। डेफिनेशन में कॉलम पे कोई कमेंट ही नहीं किया गया है। रो मैट्रिक्स में जो कॉलम होते हैं उस पे कोई कमेंट ही नहीं किया गया है रो मैट्रिक्स के डेफिनेशन में। रो मैट्रिक्स के डेफिनेशन में कॉलम पे कोई कमेंट नहीं किया गया है, इसलिए हमको बस चेक क्या करना है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। ये मैट्रिक्स है, इसका रो क्या है, रो 1 है। अब ये रो मैट्रिक्स हो गया, इसका कॉलम 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, उससे मतलब नहीं है। तो ये एक रो मैट्रिक्स हो गया। कैसे पहचानना है रो मैट्रिक्स? मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। अब ये डेफिनेशन तो आपको याद है, आप बता नहीं पा रहे हो इसको दिया हूं तो इसमें देखना क्या है, इसका पहले ऑर्डर लिखना है आरसी। किस फॉर्म में लिखना है? आरसी फॉर्म में। इसको भी आप कॉपी में नोट कर लो। जो रिप्रेजेंटेशन होता है ऑर्डर का वो होता है आरसी। तो यहां पे आप नोट कर लो कि 1 into 1 है, यहां पे जो रो है वो 1 है, इसलिए कॉलम 1 है कि 2 है कि 10 है कि 100 है, उससे हमें मतलब नहीं है, ये एक रो मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ऑल क्लियर? ओके, यस सर, ऑल्सो कॉलम मैट्रिक्स। हमने तो कॉलम मैट्रिक्स पूछा ही नहीं है ना आपसे, बट बोथ रो एंड कॉलम। ओके ओके गुड, चलिए ठीक है, आप आगे चल रहे हैं हमसे। तो ये हो गया रो मैट्रिक्स के बाद। अब चलते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स पे। कॉलम मैट्रिक्स पे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि इसी में हमारा सारा डिस्कशन हो गया है। अब आते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स पे। दूसरा तरीका का जो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या है, सिंपल डेफिनेशन, इसमें कुछ ज्यादा मैं नहीं करूंगा, सारी चीजें मैं बता दिया उसी में। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इसमें मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा क्योंकि अब आप कंफ्यूज हो गए नहीं। 4, क्या यार मैं बार बार मैट्रिक्स का शुरू करता हूं 4 ही से, पता नहीं क्यों। चलो 2 डिजिट में आ गए इस बार। ये इसका एग्जांपल हो गया। ये जो क्या होता है, वर्टिकल कॉलम। तो वर्टिकल कितना है, वर्टिकल कॉलम एक ही है, इसलिए ये इसका जो ऑर्डर है वो है 3 into 1। तो ये एक इसका ऑर्डर क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है n×1। n जहां की रो है और 1 जो है कॉलम है। ठीक है, इसी तरीके से पिछले पेज पे भी कर देते हैं। रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है 1 into m। m क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम। ठीक है, आप चलिए रो मैट्रिक्स में भी आप वही लिख लो कि रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है 1 into m। m जहां की नंबर ऑफ कॉलम्स है वो
1 जो है वो रो है, और इसी तरीके से में क्या होता है, n इंटू 1 ऑर्डर होता है, n जो है वो रो रिप्रेजेंट करता है और 1 है वो कॉलम रिप्रेजेंट करता है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर क्लियर क्लियर। रो और कॉलम में तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अब मैं सिंपल कहता हूं कि जिसका बेसिक क्लियर होगा वो गेट इजिली क्लियर कर लेगा, जिसका बेसिक क्लियर होगा उसको आगे समझने में दिक्कत नहीं होगा। अभी 2-3 क्लास इसी तरीके से चलेंगे, आगे भी जो भी टफ टफ टॉपिक है उसको भी हम इजिली समझाएंगे आपको, तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन। अगर फिर से आपको वही क्वेश्चन क्या, जल्दी से इसको भी वही कर देता हूं कि अगर ये 3 है, ये मैट्रिक्स अगर ये है, तो क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है कि नहीं है? क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है कि नहीं है? तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। यस, इट इज ए कॉलम मैट्रिक्स। चलिए ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स पे। अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम नल मैट्रिक्स। इसी को आप ब्रैकेट में करके लिख लो, जीरो मैट्रिक्स। क्या है सिंपल डेफिनेशन है नल मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स क्लियर हो गया ना सबको? चलिए ठीक है, नल मैट्रिक्स क्या हो गया? मैट्रिक्स हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स जीरो। मैट्रिक्स हैविंग all its elements जीरो या एवरी एलिमेंट जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो जाए तो वो होता है नल मैट्रिक्स। कैसे? ठीक है, तो ये हो गया आपका नल मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ओके गुड, ठीक है। तो हमने ये नल मैट्रिक्स पे देख लिया, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं एक सवाल दे दूं क्या? चलिए, चलो मैट्रिक्स बी, क्या ये नल मैट्रिक्स है या नहीं? यस और नो। इज मैट्रिक्स बी ए नल मैट्रिक्स? यस और नो, क्योंकि सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए भाई। जो डेफिनेशन है उसमें कह रहा है कि मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो क्या ये एक नल मैट्रिक्स है कि नहीं? बी। चलिए ठीक है ठीक है, ये तो बहुत आसान सवाल हो गया, ये तो हमें पूछना ही नहीं चाहिए था आप लोगों से। चलिए ठीक है, सारे एलिमेंट मतलब उसमें जितना एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है तो एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए, सिंपल। क्या? चलिए ठीक है, तो हमने नल मैट्रिक्स आपको बता दिया। अब अगला हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको थोड़ा सा स्टार मार्क करिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद ही सारा चीज पढ़ेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर आने वाला है। तो हमने 3 मैट्रिक्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे चौथा मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। फोकस वाला दिक्कत अब तो नहीं हो रहा ना? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से पहले एक और पढ़ा दें क्या? नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स रहने देते हैं, यहीं पे बता देंगे आपको वो चीज। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है थोड़ा बहुत बताइए कमेंट करके आप लोग, ताकि हमको भी इजी हो जाए। बताइए, आप कमेंट करिए तब तक मैं लिखता हूं। मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ, सेम लिखिए, इक्वल लिखिए, सब बराबर है, सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। राइटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। गुड गुड, राइटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कि राइटिंग थोड़ा और सही लिखें, थोड़ा और साफ लिखें, ऐसा कुछ? बताइए आप लोग, राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए ठीक है, तो मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो सिंपल, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ये कन्वेंशन है ना, हर कोई मैट्रिक्स ए को उठा लेता है। जबरदस्ती है मतलब ए के साथ। चलिए,
कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो मैट्रिक्स ए है तो इसको बॉक्स क्यों बना रहे हैं हम? चलिए, मैट्रिक्स ए है, सपोज कर लो ये मैट्रिक्स ए है, तो अगर ए, इसका ऑर्डर जो है एम इंटू एन है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, चलिए ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है और इसका जो ऑर्डर है वो m इंटू एन है। तो अब आप क्या बता सकते हो कि अगर आपको बोला जाए कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इफ, कंडीशन डालो यहां पे, इफ a is a square matrix, if a is a square matrix, then m equals to n। अगर a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m इक्वल्स टू n होना चाहिए, ये कंपलसरी है a को स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए। क्या क्या है? क्योंकि m जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, आरसी फॉर्म। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं आरसी फॉर्म, ताकि आप भूलो नहीं, रो और कॉलम में कभी ये रिप्रेजेंटेशन में आप कंफ्यूजन नहीं हो कि इसमें कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं। गाड़ी का आरसी होता है, एक पेपर होता है आरसी, उसी से आप इसको याद कर लो कि आरसी फॉर्म में लिखा होता है, पहला जो होता है वो रो होता है, दूसरा कॉलम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम आरसी। तो ठीक है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन एम मस्ट इक्वल्स टू एन। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एन मस्ट इक्वल्स टू एम, दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर एम नॉट इक्वल्स टू एन हो जाए तो ये हो गया, एक सेकेंड, केस वन, ये हो गया केस वन, ये हो गया केस वन। केस टू, केस टू क्या हो गया? एम नॉट इक्वल्स टू एन। अगर m इक्वल्स टू एन हो गया तो a एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। m नॉट इक्वल्स टू एन हुआ तो क्या होगा? तब कौन सा मैट्रिक्स होगा? क्लियर राइटिंग, ओके, मोर एन सेम, m और n सेम, ठीक है, क्लियर राइटिंग, गुड, ओके, थैंक यू मयंक। m इक्वल्स टू एन। अब बताइए केस टू जो है m नॉट इक्वल्स टू एन है, अगर हम अभी स्क्वायर मैट्रिक्स बता रहे हैं तो इसी इसी के टर्म में बताइए कि m अगर नॉट इक्वल्स टू एन होगा तब कौन सा मैट्रिक्स होगा? बताइए, अगर m नॉट इक्वल्स टू एन होगा तो कौन सा मैट्रिक्स होगा? मैट्रिक्स का बेसिक डेफिनेशन में वो टर्म यूज हुआ है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, खाली कमेंट करेंगे क्लियर नॉट क्लियर। बताइए, ये मैट्रिक्स जो है ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, कमेंट करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है? अरे हाँ या ना बोलो भाई। चलिए, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो नंबर 5 था, नंबर 5 तो आपको हमने दिखाया ही नहीं यहाँ पे। नंबर 5 क्या था? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलिए, इसका सिंपल डेफिनेशन होगा मैट्रिक्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। इसका सिंपल फंडा है, ए अगर एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m इंटू एन है तो m मस्ट नॉट इक्वल टू n होना चाहिए। ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन। डेफिनेशन नहीं याद किया, अगर आप ये चीज याद करके रखे हो, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है और m नॉट इक्वल टू n है, देन ए मस्ट बी ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, हम पूछ रहे थे कौन सा मैट्रिक्स है, तो वो कह रहे हैं m लेस देन n का मैट्रिक्स है। हमने तो ये बोला ही नहीं ना, m नॉट इक्वल टू n में क्या क्या हो सकता है? m ग्रेटर देन n हो सकता है, m लेस देन n हो सकता है। ये दोनों केस में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में m लेस देन n हो या m ग्रेटर देन n हो, ये दोनों केस में ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये जो है दोनों केस में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, कोई दिक्कत?
चलिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्लियर है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्लियर हो गया? आप लोग बस रेगुलर बने रहिए लेक्चर में। अरे यार, ये जूम इन हो गया, कैसे हो गया? हाँ सही है। रेगुलर लेक्चर में बने रहिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर 13 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो 13 में से आप 11 से 12 मार्क्स तो आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप सही तरीके से कर लिए तो 13 आउट ऑफ 13। समझ रहे हो? अगर आप रेगुलर लेक्चर को फॉलो किए और जो क्वेश्चंस हम बताए वो अगर आप किए तो आपका 13 आउट ऑफ 13 क्लियर हो जाएगा। चलिए, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ये छोटा सा पार्ट था, इसको मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। एम नॉट इक्वल टू एन होगा तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स पे। नेक्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स है वो है नंबर 6। नंबर 6 आप रेक्टेंगुलर को स्किप भी कर सकते हो, स्क्वायर का सब पार्ट कर देना रेक्टेंगुलर। नंबर जो हमारा 5 ही होगा। फिर से रेक्टेंगुलर का नंबर मत देना आप। ये होगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स स्पेलिंग देख लेना भाई, हो सकता है डायगोनल का स्पेलिंग हमको नहीं आता। चलिए ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में नहीं आता है। ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? सो बताओ, कमेंट करो। डायगोनल मैट्रिक्स, तब तक मैं डेफिनेशन लिखता हूं, आप लोग कमेंट करो। आप लोग उधर लिखो, मैं इधर लिखता हूं। डायगोनल मैट्रिक्स होता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ रहे हो डेफिनेशन कहां से शुरू हो रहा है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स having its non-diagonal elements, having its all non-diagonal elements। डायगोनल का स्पेलिंग गलत है, मेरा पेन धीरे हो जा रहा है। डायगोनल एलिमेंट्स, a square matrix having its all non-diagonal elements are 0। ठीक है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 0 हो। देखिए गलती कर दिए, शत्रुघ्न ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं। बस सर अब मैं 13 आऊंगा। ओके चलिए ठीक है, आप कंफ्यूज तो हो जा रहे हो बार बार। डेफिनेशन क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। ये मैं आपको डेफिनेशन दे दिया। फिर से मैं बोलूंगा कि किसी भी मैट्रिक्स को डिसाइड करने के लिए उसके बेसिक डेफिनेशन पे जाना है, और हमने बेसिक डेफिनेशन लिख दिया है। अभी आपको एक क्वेश्चन देंगे और आप इसको बताइएगा कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं। अब यहां पे मैट्रिक्स हम ले लेते हैं डी। अब आपको बताना है कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं, यस और नो। बताओ यस और नो, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? यस और नो। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? यस और नो, कमेंट करिए। ओके गुड। डीएनएस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करनी है। अभी लिखता हूं मैं वो क्या बताए हैं। क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है? शत्रुघ्न, अपराजित, रत्नेश, अपराजित, क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है? प्रियांशु गुप्ता, गुड। मैं बार बार आप लोग को समझा रहा हूं कि आपको जाना है बेसिक डेफिनेशन पे। आप ये क्यों सोचने लगते हो कि ये एक जीरो मैट्रिक्स है? अगर कोई जीरो मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है? वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता? अगर कोई जीरो मैट्रिक्स है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है ना। अगर मतलब अगर कोई एक काम कर रहा है क्या दूसरा काम नहीं कर सकता है? इसी तरीके से अगर कोई जीरो मैट्रिक्स है तो क्या जरूरी है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा? आपको डायगोनल मैट्रिक्स चेक करने के लिए इसको ये नहीं देखना कि ये जीरो मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्या है। आपको इसको डेफिनेशन पे पहले जाना है। डायगोनल मैट्रिक्स का जो बेसिक डेफिनेशन है उसको पहले आपको चेक करना है। क्या बेसिक डेफिनेशन है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स, पहला जो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स।
क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? इसका ऑर्डर देख के आएंगे, 1 2 3 4, 4 रोज, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कॉलम। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स वाला फंडा क्लियर हो गया। हैविंग इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से? पहले डायगोनल एलिमेंट्स को हम क्लियर कर देते हैं। ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। डायगोनल समझ रहे हो ना? प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 2 2, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल अभी हम समझाएंगे आपको। डायगोनल एलिमेंट्स इसके क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं। अभी क्या बोल रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स है हैविंग इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है ना इसने। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो हैं आपका ये एलिमेंट्स। क्या ये और ये जीरो है कि नहीं है? नॉन डायगोनल डेफिनेशन बार बार मैं कहता हूं, यस डायगोनल मैट्रिक्स, यस डायगोनल मैट्रिक्स। मैं बार बार यही तो बोलता हूं कि अगर कुछ भी आप डिसाइड कर रहे हो तो आप उसके बेसिक डेफिनेशन पे जाओ ना। आप दूसरा बात सोचने लगते हो कि ये जीरो मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये वो मैट्रिक्स है, तो डायगोनल कैसे होगा? आपको बेसिक डेफिनेशन पे जाना है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है हैविंग इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो। इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इस पे डायगोनल के बारे में तो कमेंट ही नहीं किया है। वो क्या है? जीरो है, ये है, बी है, सी है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या यार तुम लोग बताते नहीं हो भाई। हम सोचते हैं हवा में उड़ाएंगे, तुम लोग रेंगने लगते हो। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। इसको तो आप बता ही दोगे ना। अब मैं पहला एग्जाम, अब जितना एग्जांपल पहली बार दिया हूं ऑलमोस्ट सभी ने गलती की है, तो मैं फिर से बोलता हूं डेफिनेशन को ही पढ़ना है। कई लोग आपको बता देंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सॉरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसा नहीं है। डायगोनल, इसका जो डायगोनल मैट्रिक्स में होता क्या है? क्या यार बार बार पेन सेलेक्ट रखना पड़ता है। ए आई जे इक्वल्स टू जीरो वेयर आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। ऐसा है। अगर ये ऐसा ये डेफिनेशन है, तो ऐसा नहीं है कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाएगा तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। चलिए ठीक है, हमने बता दिया आपको डायगोनल मैट्रिक्स। एक एग्जांपल दे रहे थे, हाँ ध्यान से देखिए। इसको तो आप बता ही दोगे। क्या एक डायगोनल मैट्रिक्स है? अभी जो हमने लिखा है कॉर्नर में ये मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मान लो बी है, क्या एक डायगोनल मैट्रिक्स है? यस और नो? डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं? चलिए ये तो इजी था। अब इस सवाल में आप लोग फंस गए, ये हमें अच्छा नहीं लगा। ये तो आपको बताना ही चाहिए था। मैं पिछले वाले में ही बताया था कि आपको किसी चीज डिसाइड करने से पहले आपको उसके बेसिक डेफिनेशन पे जाना है। बेसिक डेफिनेशन अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, उस पर आप फोकस कर रहे हो, तो आप सही हो जाएगा। आपको ये डेफिनेशन नहीं याद करना है, कहीं कहीं आपको ऐसा बताया जाएगा कि डायगोनल एलिमेंट्स सॉरी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है। डायगोनल एलिमेंट्स अगर सारे एलिमेंट भी जीरो हैं तो यही सिर्फ डेफिनेशन है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स पे कोई कमेंट ही नहीं किया गया इसके डेफिनेशन में। चलिए ठीक है। यार सारा मूड ऑफ हो जाता है भाई, तुम लोग ऐसे क्या करते हो समझ नहीं आता है। चलिए ठीक है, अब चलते हैं अगले मैट्रिक्स पे। अच्छा एक और पूछ लें क्या यहीं पे? अब आप लोग का एक और टेस्टिंग हो जाएगा यहीं पे। सब लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो इसको? पीपीटी के इंतजार में तो नहीं हो ना? पीपीटी तो आपको मिलेगा ही, बट आप लिख रहे हो कि नहीं? अरे मेरे भाई, ये क्या है? ये एलिमेंट है। ए जो है ना, ए जो है ये एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट्स का ये रिप्रेजेंटेशन है। और आई नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे उस एलिमेंट के कॉलम को। मान लो कि इस एलिमेंट को पकड़ लो। अब राजीत ध्यान से देखो, इस एलिमेंट को पकड़ लिए, इसका
इसका अगर आई रिप्रेजेंटेशन रो का है तो इसका रो क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये होगा, अगर ए से रिप्रेजेंट करें तो आई क्या है, इसका 1 है, रो 1 है, कॉलम कौन सा है 1 2 3, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है, यही ए आई जे है। आई जे यहाँ पे वेरी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि ए आई जे मतलब किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन ए आई जे से है। अगर आई का 1 1 डालोगे तो ये आएगा, 1 2 डालोगे तो ये आएगा, 1 3 डालोगे तो ये आएगा, इसी तरीके से अगर आप 4 4 डालोगे तो ये आएगा। ए आई जे का अगर आई जे का वैल्यू 4 4 डालोगे तो ये आएगा। तो ये क्या कह रहा है कि ए आई जे इक्वल टू 0 होना चाहिए, वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे होना चाहिए। मतलब ये वाले को खाली छोड़ के बोल रहा है कि सारा 0 होना चाहिए, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा है, वो इसके बारे में कमेंट नहीं कर रहा है, ये कमेंट कर रहा है कि ए आई जे के अलावा जितना है वो सारा 0 होना चाहिए, ए आई जे वाला भी 0 हो सकता है। ठीक है अबराजीत, क्लियर? राइट डाउन कर रहे हैं सर, ओके, लिखते जाओ, पूरा लिख रहे, पूरा लिख लिया तो समझना भी है। ये समझ में, अबराजीत बताओ इसको, ये समझ में आया ए आई जे क्या लिखा मैं? क्लियर क्लियर, ओके, चलिए ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि ए आई जे क्या है, ये एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, आई जे चेंज करेंगे एलिमेंट चेंज होगा। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये हमने बता दिया। अभी आपका एक टेस्टिंग कर रहे थे हम, तो यहां पे मैट्रिक्स दे दो सी, सी का मतलब आप लोग बहुत कुछ समझ लेते हो। चलिए ठीक है, तो ये है 1, ये है 0, ये है 0, ये 0 1 0 0 0 0। अगर ये गलत कर दिया तो मैं यहीं पे क्लास एंड करूंगा, अब अगले क्लास में बताऊंगा क्या ये सी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं, यस और नो। एक भी आंसर गलत आया तो मैं क्लास एंड कर दूंगा, और सबका आंसर एटलीस्ट आना चाहिए, क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं, क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आप लोग डायगोनल मैट्रिक्स क्यों बोल रहे हो इसको? ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आप डायगोनल मैट्रिक्स क्यों बोल रहे हो? चलिए ठीक है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। डायगोनल मैट्रिक्स कैसे है, बेसिक डेफिनेशन स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि 3 into 3 का है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया हैविंग इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स से, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इसके सारे 0 हैं, तो ये एक बिकॉज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, गुड, यही डेफिनेशन आपको आना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स आंधी हो पानी हो कुछ भी हो, मतलब ही नहीं हमको उससे, ऐसे तो स्केलर भी हो, बिल्कुल बिल्कुल, अभी उसी पे आएंगे हम, राजू कुमार भी आगे चल रहे हैं हमसे। चलिए ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स आपको मैं मान के चलता हूं कि सबको क्लियर हो गया, 3 स्केलर डायगोनल यूनिटी, गुड गुड गुड, चलिए बहुत आप कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट मैट्रिक्स, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। ये सभी चीजों को आप अच्छे से नोट करना, अगर आपको बेसिक अच्छा करना है तो। कुछ स्टूडेंट्स को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारी चीजें ये सब पहले से जानते हैं, तो जिनको ये सारी चीजें में कंफ्यूजन था, वो सारा कंफ्यूजन मैं यहाँ पे दूर करते चल रहा हूँ, तो इसको आप अच्छे से नोट करना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, ये डायगोनल हो गया, अब हमारा जो होगा वो होगा स्केलर। डायगोनल वाला 5 था ना शायद, हाँ 5 था, तो अब 6 डाल लो आप, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं यहां लिखता हूं। डेफिनेशन देखो कहां से डेफिनेशन शुरू होता है, ए डायगोनल मैट्रिक्स having its
चलिए, ए डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल, ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो। देखिए गलत डेफिनेशन, चंदन कुमार योर डेफिनेशन इज रॉन्ग, ठीक है, आपका डेफिनेशन गलत है। डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, नॉन डायगोनल जीरो। चलिए ठीक है, राजू कुमार का डेफिनेशन सही है। चंदन कुमार आपका डेफिनेशन कहां पे गलत है? आपने लिखा है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स देता हूं, आपका डेफिनेशन यहां पे गलत होगा, देखिएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। अरे यार, हाँ 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0। अरे यार ये चंदन कुमार आप कहाँ गलती कर रहे हैं मैं बता देता हूँ। 1 1 1 0 1 0 2 0 1। चंदन कुमार आप अपना डेफिनेशन से देखिएगा तो आपका डेफिनेशन यही बताए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि 3 इंटू 3 का है, और इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे इक्वल हैं। तो आपका डेफिनेशन यहीं पे रॉन्ग होता है कि आपका डेफिनेशन सही नहीं है, इसलिए क्योंकि जो कंडीशन है वो क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स, पहला ही कंडीशन आपका यही है, पहला ही कंडीशन यहां पे आता है आपका, ये डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, इसका मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहीं पे जीरो हो गया। इस डेफिनेशन को जब यहां तक पहुंचे तो उस मैट्रिक्स का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, उसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, हैविंग इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अब कह रहा है कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे इक्वल हो गए, तो वो एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो इसलिए डेफिनेशन बहुत सोच समझ के लेना है, ठीक है। तो डायगोनल जो स्केलर मैट्रिक्स होता है उसका ये डेफिनेशन हो गया। एग्जांपल से अगर बात करें तो एग्जांपल कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ मैट्रिक्स मान लो ये से 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ठीक है। ये हो गया एक स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है अभी उस पर भी आएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है अभी उस पर भी आएंगे। एक यहां पे सवाल है, क्वेश्चन, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं? डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। फिर उल्टा पलटा डेफिनेशन, कांस्टेंट वैल्यू क्या 3 5 7 कांस्टेंट वैल्यू नहीं है क्या? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, कांस्टेंट नहीं, वो अल्फा बीटा अल्फा 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 भी हो सकता है तीनों डायगोनल एलिमेंट्स। आप बेसिक डेफिनेशन पे जा ही नहीं रहे हो। ये डायगोनल मैट्रिक्स, पहले आप डायगोनल मैट्रिक्स फिक्स करो, फिर फिक्स करो जो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है सारे इक्वल होने चाहिए। इक्वल में वो कुछ भी हो सकता है, तो कांस्टेंट वैल्यू जरूरी नहीं है, अल्फा 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 भी तीनों हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। ये बताओ इसको, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं? इज मैट्रिक्स ए स्केलर मैट्रिक्स, यस और नो? कमेंट करो आप लोग, यस और नो। चलिए और कमेंट कीजिए, और कमेंट कीजिए। बहुत कंफ्यूजन है आप लोग को, पता नहीं क्यों। देखिए यहां पे आप सभी ने कमेंट किया है नो, बट इट इज ए स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स है। कहां गलती है अब डेफिनेशन से चेक करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेशन देखिएगा, अब गलती हुआ उसको मत देखिए, डेफिनेशन को देखिए क्या कहता है डेफिनेशन।
ये डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखेंगे 1 into 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बिल्कुल। इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ही नहीं तो जीरो ही होंगे ना। इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि वो मतलब नॉन जीरो होंगे? तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर यहाँ पे नहीं है तो जीरो होंगे, सिंपल। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स भी यही है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स भी यही है। तो अब यहां देखो ये 1 into 1 ए डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग इट्स, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, बिल्कुल हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 into 1 का और इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं। यहां तक सही हो गया। तो डायगोनल मैट्रिक्स तो हो ही गया। हैविंग इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, क्या एक डायगोनल एलिमेंट्स भी है? तो ये सारा एलिमेंट तो यही है। जीरो जो इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है वो डायगोनल भी है, नॉन डायगोनल भी है। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। कोई दिक्कत? नो 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 नो। दिक्कत क्या था इसमें? अब इसी तरीके से ये दे दें आपको, पता नहीं कहां कंफ्यूजन इतना होता है। ये बताओ, ये है कि नहीं? ये स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं है? ठीक है सर, नॉन डायगोनल में जीरो है लेकिन एलिमेंट जीरो है, कैसे स्केलर बोल सकते हैं? 3 into 3 स्क्वायर मैट्रिक्स जीरो का बनाइए सर। हाँ बनाए तो देखिए ना यहाँ पे m into n सेम रहेंगे सर। हाँ अब इसको देखिए, तो इसको आप ये 3 into 3 का डायगोनल मैट्रिक्स है, उसी तरीके से 0 0 0 0 ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो क्या 0 1 into 1 का जो स्ट्राइक मैट्रिक्स, हाँ ये 3 into 3 का है, बी 2 into 2 का जीरो मैट्रिक्स है, सी है 1 into 1 का जीरो मैट्रिक्स है। समझ रहे हो आप? ए जो है 3 into 3 का जीरो मैट्रिक्स है, बी जो है 2 into 2 का जीरो मैट्रिक्स है, सी है जो 1 into 1 का जीरो मैट्रिक्स है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है और ये साथ में स्केलर मैट्रिक्स ये भी है। कोई दिक्कत? आप क्या बोल रहे थे राजू? क्वेश्चन को क्लियर करिए आप। तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। स्केलर मैट्रिक्स सिंपल बेसिक डिफिनेशन है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हैविंग इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, उसके हैविंग इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, डायगोनल एलिमेंट्स इसमें सब इक्वल है, इसमें इक्वल है, इसमें भी इक्वल है। क्या दिक्कत है इसमें? 1 into 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो नहीं होगा, 2 into 2 का होगा तो हो जाएगा, सभी में होंगे। ठीक है, चलिए तो यहां तक क्लियर हो गया। 6 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ रखा। एक हमने एक्स्ट्रा पढ़ा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसका हम नंबरिंग नहीं किए। तो हमने 6 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया, बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। उसमें अभी और कई मैट्रिक्स हमारे बाकी यहाँ पर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 3-4 तरीके के मैट्रिक्स अभी बाकी है पढ़ना। फिर साथ में आप सोच रहे हो कि आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, ये सब पढ़ेंगे बाद में। ये बेसिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स में उसको नहीं पढ़ेंगे। तो ये हमने आपको स्केलर मैट्रिक्स तक आज कवर कर लिया है। जो भी कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं, अभी कमेंट में पूछ सकते हैं, अगले क्लास में शुरू के 5 मिनट में पूछ सकते हैं। यही 2 into 3 का होगा तो फिर ओनली रेक्टेंगल, 2 into 3 का होगा तो यहीं पे फंडा क्लियर नहीं होगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों नहीं होगा? वो तो रेक्टेंगल हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यही 2 into 3 होगा तो फिर ओनली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हाँ ओनली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, फिर ना स्क्वायर होगा, ना डायगोनल होगा, ना फिर जीरो होगा, ना स्केलर होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है प्रियांशु? ठीक है, तो हमने यहां तक आज कवर कर लिया है। अगली क्लास में इसके आगे प्रोसीड करेंगे, इसका पीपीटी अपलोड हो जाएगा। बाकी आप लोग का बहुत क्वेश्चन रहता है कि सर ये सब्जेक्ट कब शुरू होगा, वो सब्जेक्ट कब शुरू होगा, रॉक मैकेनिक्स कब होगा, वेंटिलेशन कब होगा। सभी सब्जेक्ट्स ऑन टाइम कंप्लीट होंगे। सितंबर तक आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे। आप क्या चाहते हो कि जून में आपका सिलेबस कंप्लीट कर दें?
माइनिंग मेथड्स में 16 लेक्चर्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 10 से 15 लेक्चर्स और उसमें लगेंगे, 10 लेक्चर से 12-15 लेक्चर। माइनिंग मेथड्स आपका मेन टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है माइनिंग मेथड्स, उसमें आपका 15 लेक्चर और लगेंगे, इसमें आपका डेवलपमेंट भी क्लियर होगा, अलग से डेवलपमेंट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि सर रॉक मैकेनिक्स कब शुरू होगा। फैकल्टीज की भी कुछ मजबूरी है, उनके अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कब वो अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है। एक साथ कुछ प्लान, ऐसे प्लान से करना है ना, अचानक से शुरू कर दिया, अनाउंस कर दिया कि 4 सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, पता चला क्लास एक किसी का नहीं हो रहा है, एक महीने में मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं, क्लास शुरू कर दिए 1 महीना पहले और 1 महीने में सिर्फ मैट्रिक्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको इधर उधर भटकना नहीं है, आपको एक स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ाया जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है कि वेंटिलेशन कब शुरू होगा, रॉक मैकेनिक्स कब शुरू होगा, सर्वेइंग कब होगा, मशीनरी कब होगा, सब ऑन टाइम स्टार्ट होगा, ऑन टाइम कंप्लीट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। बाकी कोई अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछिए जल्दी से। पूछिए। अरे आज के लेक्चर्स में कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, या फिर जो अभी हमने बताया सिलेबस के बारे में उससे अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। नहीं है क्या कोई कंफ्यूजन? तो नो लिखिए ना कि कंफ्यूजन नहीं है। ओके, तो चलिए, गुड नाइट, बाय बाय। सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, नो डाउट नो डाउट। तो आप लोग बार बार इस तरीके से ग्रुप में मत पूछिए कि सर ये कब शुरू होगा, पर्सनल मैसेजेस आते हैं कि सर कब शुरू होगा, कब स्टार्ट होगा। तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, माइनिंग पाठशाला बहुत अच्छे से चिंता कर रही है आप लोगों की कि कब सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके। शत्रुघ्न, अभी, प्रियांशु, मयंक, रोहित, किसी किसी का तो नाम का ऐसा रहता है ना प्रोनाउंसिएशन कि हम सही से पकड़ भी नहीं पाते हैं क्या नाम है। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल के सेशन में। साहिल सर का क्लास अभी 10 दिन बंद रहेगा, उसके बाद फिर से उनका क्लास स्टार्ट होगा। अभी कंटिन्यूअसली मैथ चलेगा, मई में 2-3 सब्जेक्ट पैरेलली चलेंगे। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। सर डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट्स A1 1/4 से 4/1 क्यों नहीं ले रहे? क्या मैं समझा नहीं, अबराजीत फिर से बताइए। आपको कहना है, ऐसा कुछ कहना है क्या? 1 4 6 2 ये डायगोनल मैट्रिक्स आपको बताना है क्या? क्या बोल रहे हैं सर? डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट्स ये 1 4, अच्छा ठीक है, ये 1 4, एक सेकंड, ठीक है। आपका कहना है कुछ ऐसा, मान लो ये एक मैट्रिक्स है 1 4 6 2 3 2 1 2 9 6 4 2 4 7 4 2, ये 4x4 का मैट्रिक्स है। ठीक है, m×n से रहेगा। सर डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट्स A1, तो ये 4x4 का मैट्रिक्स है। आप क्या कह रहे हो? ये 1 4, ये 1 4, ये वाला इसका बात कर रहे हो आप। एक और आप लिख रहे हो क्या, ये 4 1, तो 4 क्या है? 4 रो हो गया, 4 ये किए। अब क्या कहना चाह रहे हो? अब मैं समझा नहीं, ये एलिमेंट हमने दिखा दिया। अबराजीत आप अपना जो भी क्वेश्चन है उसको एक बार क्लियर करिए अच्छे से। सर डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट्स A1 4 से ये 4 1, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। तो डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं ना, डायगोनल का वो डायगोनल मैट्रिक्स मैं आज बताया नहीं, मैं कल बता दूंगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स तो बता दिया, प्रिंसिपल डायगोनल नहीं बताया। तो प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल जो होते हैं ना बेसिकली, डायगोनल ये होता है 1 1 से ये 1 1 से ये 4 4, या 3 है ना, तो 1 1 से 3 3। प्रिंसिपल डायगोनल लेफ्ट टॉप कॉर्नर से, लेफ्ट के टॉप कॉर्नर से स्टार्ट होकर के राइट साइड के बॉटम राइट कॉर्नर पे,
बॉटम राइट कॉर्नर तक जाता है। ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, सब इसको बोलते हैं। ये है प्रिंसिपल डायगोनल। अगले क्लास में इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। प्रिंसिपल बोल सकते हैं, लीडिंग बोल सकते हैं, और एक और क्या बोला, प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, मेन डायगोनल। ये वाला डायगोनल नहीं होता है, ये डायगोनल नहीं होता है, ठीक है। 2 से 1 वाला डायगोनल लाइन क्यों नहीं ले रहे हैं? अभी क्लियर हो गया ना। ये जो डायगोनल होता है ना, वो ये होता है जिसका की होता है A11, A22, A33, ये होता है डायगोनल वाला, जिसमें जो नंबर, जो एन, जो रोज है ना, रो और कॉलम दोनों बराबर होने चाहिए, वो ही सिर्फ डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है। आप इसको नहीं बोल सकते, ये डायगोनल नहीं होता है। प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है वो सिर्फ ये वाला होता है, ये 1 से लेके ये n तक। बाकी अच्छा, ओके, क्लियर, थैंक यू थैंक यू। नहीं क्लियर होता तो अगले क्लास में करते हैं। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी जो भी डाउट रहेगा अगले क्लास में लेंगे। तो यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। ओके, नाउ लीव द सेशन।